आज हम फार्मेकोकाइनेटिक का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बायो अवेलेबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, फार्मेकोकाइनेटिक को डिफ़ाइन किया था, फिर इसकी फेजेस पढ़े थे, फिर हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन को डिटेल के साथ पढ़ा था, उसके मैकेनिज़्म पढ़े थे, ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन डिस्कस किए थे, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे बायो अवेलेबिलिटी को, ठीक है। सो बायो अवेलेबिलिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं, rate and extent to which an administered drug reach the systemic circulation। बायोअवेलेबिलिटी में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक हम रेट और दूसरा जो है ये है एक्सटेंट। रेट का मतलब ये होता है कि जो ड्रग हम लेते हैं, ठीक है, वो कितनी टाइम में सिस्टेमिक सर्कुलेशन की अंदर एंटर होता है, ठीक है। दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग का कितना अमाउंट एक्शन शो करने के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मेन मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग दैट रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर कितना ड्रग एक्शन शो करने के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको हम, इसका फार्मूला है एडमिनिस्ट्रेड डोज डिवाइड बाय एब्जॉर्ब डोज, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। हमने एक ड्रग एडमिनिस्टर किया है 100 mg, ठीक है, 100 mg हमने ड्रग ओरली लिया हुआ है, ठीक है। अब इस ड्रग का कुछ अमाउंट 30 mg, ये इसका कुछ अमाउंट जो है वो स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और लीवर के अंदर जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। बाकी जो रहता है वो है 70 mg, ठीक है, 70 mg। सो 70 mg ड्रग जो है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाता है और ये 70 mg जो है ये अपना एक्शन जो है ये शो करता है, ठीक है। सो हम 70 को 100 पे डिवाइड करता है तो ये 0.7 बनता है, ठीक है। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 70% बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी जो है ये 70% है। जब भी हम ड्रग ओरली लेते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है, वो स्टमक की एंजाइम की वजह से, इंटेस्टाइन की वजह से और लीवर की वजह से, ठीक है। अगर हम एक ड्रग जो है वो इंट्रावीनियसली एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होता है, उसकी पार्टिकल्स जो है वो कम नहीं होते, ठीक है, उसका अमाउंट जो है वो कम नहीं होता है। अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, या इसको हम कहते हैं फर्स्ट फास्ट इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ड्रग को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले लीवर के अंदर और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। ड्रग की कुछ पार्टिकल जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग का जो टोटल अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो जो ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होता है उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम ओरली कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ पार्टिकल जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर और मेनली लीवर के अंदर जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और उसका टोटल अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द फर्स्ट फास्ट इफेक्ट और फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसको अगर हम एग्जांपल ले ले तो इसमें सबसे पहला ड्रग जो आता है नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन ये है वेजोडाइलेटर, ठीक है, ब्लड वेसल को ये डायलेट करता है और इसको हम मेनली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजाइना में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम ओरली नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि ये 90% ड्रग जो है ये फर्स्ट फास्ट इफेक्ट के थ्रू इनएक्टिव हो जाता है, सिर्फ 10% ड्रग जो है ये एक्शन शो करने के लिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल होता है, इसलिए इसको हम ओरली नहीं देते, इसको हम सब लिंगुअली देते हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर जो है ये है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि ड्रग जो है ये स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर ये कितना डिज़ोल्व होता है, ठीक है। जो ड्रग इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो उतना ही इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर ड्रग जो है ये डिज़ोल्व होता है, ठीक है, डिज़ोल्व होता है अच्छी तरह से, डिज़ोल्व होता है इंटेस्टिनल और स्टमक की जो फ्लूइड है उसमें डिज़ोल्व होता है, ये कन्वर्ट होता है स्मॉल पार्टिकल्स को,
पार्टिकल में ये कन्वर्ट्स होता है तो इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छी होंगी, ठीक है। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज़्यादा जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। अब स्मॉलर पार्टिकल जो है इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम या ज़्यादा होती है, ठीक है। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, लार्ज पार्टिकल ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। अब ये डिज़ोल्व नहीं होंगे तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये है केमिकल अनस्टेबिलिटी। कुछ ड्रग जो होते हैं वो केमिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग जो है वो केमिकली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। केमिकली अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं ड्रग के अंदर, ठीक है। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि ड्रग के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। स्टमक की जो एंजाइम है, एंजाइम वो क्या करता है, ड्रग के ऊपर एक्ट करता है। जब ये एंजाइम ड्रग के ऊपर एक्ट करेगा तो ड्रग जो है, ड्रग की पार्टिकल एन एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, एन एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से ड्रग का जो अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कुछ ड्रग जो है वो केमिकली स्टेबल्स होते हैं, मतलब ये है कि वो इन एंजाइम्स को रेजिस्टेंस शो करता है, वो एंजाइम ड्रग के ऊपर इजीली एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये है पेनिसिलिन जी। अब पेनिसिलिन जी जो है ये इसको हम ओरली नहीं देते हैं, ठीक है। इसको हम ग्लोटियल मसल में एडमिनिस्टर करते हैं, ग्लोटियल मसल में हम एडमिनिस्टर करते हैं। ये इसलिए हम नहीं देते कि ये केमिकली अनस्टेबल ड्रग होता है, ठीक है। ये स्टमक के अंदर इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है इसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। सो उसकी पार्टिकल जो है वो एन एक्टिव होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ये है इंसुलिन। अब इंसुलिन को भी हम ओरली नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि जो स्टमक की एंजाइम है ये इंसुलिन की डिग्रेडेशन करता है, डिग्रेडेशन यानी इंसुलिन की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। इसको एन एक्टिव करता है, इसके पार्टिकल्स को एन एक्टिव करता है। इस वजह से इसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज में एडमिनिस्टर करते हैं। कुछ अदर फैक्टर्स है, ठीक है। इसमें है पार्टिकल साइज। मैंने पहले भी बताया कि ड्रग का पार्टिकल स्मॉल होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होंगी, ठीक है। पार्टिकल का साइज जो है वो लार्ज होता है तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। दूसरा आता है साल्ट फॉर्म। साल्ट फॉर्म इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ड्रग के साथ हम कुछ साल्ट जो है या एसिड या बेस जो है वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा जो एनसेड है डाइक्लोफेनेक सोडियम के नाम से वो ड्रग्स आता है, ठीक है। उसके साथ सोडियम ऐड करते हैं। सोडियम इसलिए ऐड करता है कि सोडियम क्या करता है, एनहेंस द सॉल्युबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। जितना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने पढ़ा इबुप्रोफेन, ठीक है। इबुप्रोफेन सोडियम के साथ सोडियम को ऐड किया जाता है। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है ना उसके साथ ये साल्ट या एसिड या बेस को ऐड किया जाता है, ठीक है। सिर्फ जिसकी बायो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। फिर आता है एंटेरिक कोटिंग। जो ड्रग जो है केमिकली अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है। अब कोटिंग क्यों की जाती है, एसिडिक एनवायरनमेंट, स्टमक के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एंजाइम जो है वो ड्रग के ऊपर एक्ट करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है। फिर इस एंटेरिक कोटिंग का दूसरा फायदा ये होता है कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में रिलीज हो जाता है, तो इस वजह से इसकी कोटिंग की जाती है। सेकंड टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ब्लड वेसल से ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको कहते हैं रिवर्सिबल ट्रांसफर। रिवर्सिबल ट्रांसफर का मतलब ये है कि जब ये ड्रग ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर होता है वहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, अपना एक्शन शो करता है, और एक्शन शो करने के बाद ये दोबारा से ब्लड वेसल में एंटर होता है, ठीक है। लीवर में एंटर हो कि फिर इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है। इसकी कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर अफेक्टिंग
ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मेन फैक्टर जो है वो है ब्लड फ्लो, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जिस अर्गन में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है उस अर्गन को ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ब्रेन, लीवर और किडनी, इनको ब्लड फ्लो बाकी अर्गन की बनिस्बत ज़्यादा मिल रही होती है, ठीक है। इस वजह से ब्रेन, लीवर और किडनी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर अर्गन, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है उसमें मॉडरेट ब्लड फ्लो जा रही होती है, ठीक है, तो इसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है एडिपोज टिश्यूज। सो एडिपोज टिश्यूज को सबसे कम ब्लड फ्लो जा रही होती है, ठीक है, तो इसमें ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जिस अर्गन को ज़्यादा ब्लड जा रहा होता है, ठीक है, उसमें ठीक है उनको ड्रग की पार्टिकल ज़्यादा जा रहे होते हैं, ठीक है। इसमें एडिपोज टिश्यूज़ है उनको कम ब्लड जा रहा होता है, ठीक है, सो वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ब्रेन, लीवर और किडनी। नेक्स्ट जो है ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड फ्लो, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है ना उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर जो कार्डिक आउटपुट्स है वो ज़्यादा होता है तो ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगी उतना ही ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो डायलेशन, जब वेसल्स डायलेट होते हैं ना तो उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो ज़्यादा होता है। सो ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जब वेसल कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है और कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कार्डिक आउटपुट जो है वो कम होता है, ठीक है। अगर हार्ट के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है, हार्ट जो है वो प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपोफोल। अब प्रोपोफोल जो है ये एक एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है, इसको हम एनेस्थीजिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लिपोफिलिक ड्रग है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रेन बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये होता है एक तो ब्रेन को ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये ड्रग जो है वो लिपोफिलिक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करता है, इस वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रेन टिश्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है कैपिलरी परमिबिलिटी। कैपिलरी परमिबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू पास थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करने की एबिलिटीज़ को हम कहते हैं कैपिलरी परमिबिलिटी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कैपिलरी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप्स की कैपिलरी स्ट्रक्चर आता है, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है डिसकंटिन्यूस, एक होता है फेंस्फोरेटेड, ठीक है। अब कंटिन्यूस कैपिलरीज में ये होता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना वो बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। अब ये एंडोथेलियल सेल के बीच का जो गैप होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अब इसमें फिर परमिबिलिटी बहुत कम होते हैं, मतलब इससे जो ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत कम पास होते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस कैपिलरी जो है ये ब्रेन में प्रेजेंस होता है, ठीक है। वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर्स भी होते हैं, ठीक है, तो वहाँ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कैपिलरीज होते हैं उसके जो एंडोथेलियल सेल्स है वो बहुत टाइटली प्रेजेंस होते हैं, इसके बीच जो फोर्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो है डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज। अब डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज को हम सिनोसाइडल कैपिलरीज भी कहते हैं। अब ये जो कैपिलरीज होते हैं ना इसके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना इसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें ये गैप जो है ये वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें पोर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सिनोसाइडल कैपिलरी जो है ये मोस्ट कॉमनली लीवर में प्रेजेंट होता है और स्प्लीन में
प्रेजेंस होता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ड्रग पार्टिकल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इसके बीच गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फोर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा जो आता है ये है पेंसफोरेटेड। अब पेंसफोरेटेड में ये होता है कि इसमें जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, उसके बीच जो गैप होता है वो मतलब नहीं, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बीच जो फोर्स होते हैं वो भी मॉडरेट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन के अंदर जो वेसल्स होते हैं ना, वेसल के ऊपर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यू जो है ये बैरियर का काम करता है, ठीक है। ये ब्लड के अंदर जो ड्रग्स होते हैं या जो टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर अलाउ नहीं करते, ठीक है। एक तो इसमें कंटिन्यूस कैपिलरीज होते हैं, दूसरा इसमें जो है ये बैरियर प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रेन बहुत कम होता है, ठीक है। वो ड्रग जो लेफोफेलिक्स होता है तो वो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होता है वो ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। जो आयनाइज ड्रग होते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो ब्रेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। टॉपिक जो है ये है बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन। अब ड्रग जब ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होता है तो ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन के साथ ये ड्रग बाइंड हो जाता है। 90% ड्रग जो है ये प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। जो मेन प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन। सो एल्ब्यूमिन जो है ये 90% ड्रग को बाइंड कर लेता है। सिर्फ 10% ड्रग जो है वो फ्री होता है, ठीक है, और ये 10% ड्रग जो है ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जितना फ्री ड्रग ज़्यादा होता है उतना ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो एल्ब्यूमिन होता है ना, ये रिजर्वायर का काम करता है, ठीक है। ये जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये है टिश्यू। अब ड्रग की कुछ पार्टिकल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं या जो लिपिड्स होते हैं ना, इसके साथ वो बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। टिश्यूज के अंदर ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। अब कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि जब हम ड्रग देते हैं तो वो ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर। इसकी वजह से फिर जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि हम ये एंटी कैंसर ड्रग है अल्कलाइडिंग एजेंट। ये अल्कलाइडिंग एजेंट जो है ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और जो यूरिनरी ब्लैडर के सेल्स होते हैं ना, सेल इसको डैमेज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, ठीक है। सो ये था आज, अब इसको ये था हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया बायो अवेलेबिलिटी को, हमने डिफाइन किया, फिर उसके हमने फार्मूला डिस्कस किया, फिर हमने बायो अवेलेबिलिटी के फैक्टर्स पढ़े, फर्स्ट इफेक्ट पढ़ा, सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया, केमिकल अनस्टेबिलिटी को डिस्कस किया, ठीक है। फिर सेकंड हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के हम कुछ फैक्टर्स हम लोग ने डिस्कस किए, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। मेटाबॉलिज्म के फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे, सही है।